आज क्लास 10 का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होने वाला है और वो है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप सभी जानते हो इस चैप्टर को, आप सभी को, चाहे वो सीबीएसई हो, सेवा हो, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, सभी को अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए। और प्रॉपरली आप अगर डायरेक्टली इस चैप्टर में एंट्री करोगे तो पूरा समझ जाओगे, उसमें कोई पुराना नॉलेज आपको नहीं चाहिए। एक सेपरेट चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट और डिटेल में जाने वाला चैप्टर है और इतना भी टफ नहीं है, इजी है। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इसका, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी आपको मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल ही जाता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इन डिटेल में हम समझते हैं कि ये चैप्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स है और क्या हमें स्टडी करना है, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करता हूँ सबसे पहले। जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको सिखा भी देता हूँ, ठीक है। कि सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो होता क्या है ना। आप पॉलिनोमियल्स पढ़ के आए होंगे, पॉलिनोमियल्स आपको अच्छे से पता होगा कि ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाता है जिसमें सारे टर्म जो है, उन सारे टर्म्स की जो डिग्री है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है जो कि होल नंबर है। अगर उस पॉलिनोमियल का मैं क्लासिफिकेशन का बात करूं तो दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हो, या तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस में या तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अगर मैं डिग्री के बेसिस में बात करूं तो आपके पास अलग अलग पॉलिनोमियल आता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका ग्राफ वगैरह बनाए होंगे, अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, पैराबोला होता है, ठीक है। और क्यूबिक, ऐसे ही डिग्री 3 को क्यूबिक बोलते हैं, डिग्री 4 को, हाईएस्ट डिग्री अगर 4 है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन चलता है। और अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस में देखूं तो मोनोमियल आएगा, बाइनोमियल आएगा, ट्राइनोमियल आएगा, ये सारे पॉलिनोमियल आपको मिलेगा जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगा, मोनोमियल होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 2 होगा, बाइनोमियल होगा, 3 होगा, ट्राइनोमियल होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अभी अगर मैं स्ट्रिक्टली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करने के लिए बोलूं तो आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसी जगह से हमारा क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, इस प्रकार का इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ax² प्लस bx प्लस c, ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब इस चीज को मैं जीरो के साथ इक्वेट करूंगा तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। बट आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात को ध्यान देना पड़ेगा कि एक एक चीज का मतलब क्या है। यहाँ पे जो ये x है, ये जो x कहानी है वो क्या है, आपका वेरिएबल है, ठीक है, जिसका वैल्यू आप निकालने जा रहे हो, ठीक है। ये x का वैल्यू तो चेंज होता जा रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे इसका किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का जितना डिग्री है उतना ही सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसका भी मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन आ सकता है, और वही 2 सॉल्यूशन किसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा, ठीक है। ABC का अगर मैं बात करूं तो ABC जो होगा वो सारे के सारे क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट के बीच में अंतर क्या होता है सर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट होते हैं जो कभी भी चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर मैं 2 का बात करूं तो 2 तो एक रियल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, बट अल्फाबेट के फॉर्मेट में हम लोग जो भी कांस्टेंट लिखते हैं जो वेरिएबल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझ में आया ना, एट ए टाइम तो वो कांस्टेंट ही हुआ है बट उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, इसलिए अपन आर्बिट्ररी बोल देते हैं उसको, ठीक है। बट यहाँ पे जो गौर से नजर करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका क्या है, इस ए को अपन क्या बोलते थे, लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते थे। क्या बोलते थे, लीडिंग कोएफिशिएंट। जो पूरा पॉलिनोमियल में जो लीडिंग टर्म होता है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म होता है, x का हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म जो है उसका जो कोएफिशिएंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म x² यहाँ पे दिख रहा है तो x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो इस जगह पे किसी भी पॉलिनोमियल में अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा। अगर वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका जो x³ का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्यों नॉन जीरो होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाता है तो 0 × x² 0 हो जाएगा, तब तो इक्वेशन जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, bx + c = 0, जो कि एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तब तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा ना। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक रहना है, मतलब अगर इस चीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है तो a मस्ट बी नॉन जीरो, ये कंडीशन पक्का है ना, ये होना ही पड़ेगा कि for ax² + bx + c = 0 to be a quadratic equation, capital A must be non-zero quantity। समझ में आ रहा है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है जिसको आपको नजर से गौर से देखना चाहिए, ठीक।
तो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम आपके एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चंस भी है कि कौन सी चीज जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर मैं क्वेश्चन पे और देखता हूँ तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले वही चीज लिखा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को बोला जाता है। ठीक है, फिर आपको बोल के दिया है कि कौन सा चीज यहाँ पे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पहला एक्सरसाइज में आपको वही चीज दिया गया है ना, कौन सा चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो आपको निकालना है। समझ में आया? क्लियर है? वही आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका एम है और ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान से देखो कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपको एक इक्वेशन दिया गया है और आपको चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो आप बस इतना सा चेक कर लीजिएगा कि क्या ये पार्ट उसमें प्रेजेंट है या नहीं। मतलब एक्स स्क्वायर वाला पार्ट अगर उसमें प्रेजेंट है तब तो वो कंफर्म है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बट अगर एक्स स्क्वायर वाला पार्ट उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं एग्जांपल के तौर में देखूं तो आप बोल सकते हो कि सर अगर मैं कुछ किस प्रकार का इक्वेशन आपको दे देता हूँ, x plus 1 into x plus 2 is equal to x plus 3 into x plus 4। ठीक है, आप देख करके बोल सकते हो कि सर मे बी ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, बट अगर आप इन डिटेल में देखोगे इसको मल्टीप्लाई करके तो आप देख सकते हो कि ये 3x plus 2 बचेगा और इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से जो आपका इक्वेशन बचेगा वो जाएगा 4x plus 10 is equal to 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, वो क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो इस प्रकार से आपको फाइनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सब कुछ सॉल्व करके मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके फाइनल फॉर्मेट में जाने के बाद ही आपको कमेंट करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो x है, इसीलिए वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना मैंडेटरी है। समझ में आया? तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर प्रेजेंट है तो क्वाड्रेटिक होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 2x स्क्वायर कर देता तो शायद ये 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल नहीं होता, तब ये x स्क्वायर बच जाता और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं आपको बोलूं तो x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इज इट ए क्वाड्रेटिक? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है सर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है और होगा भी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि सिर्फ x स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या इसको मैं क्वाड्रेटिक बोल सकता हूँ? हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक होगा, ये भी क्वाड्रेटिक होगा। और अगर एग्जांपल लिखो कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये भी क्वाड्रेटिक होगा। मतलब हाईएस्ट डिग्री x का अगर 2 है किसी भी इक्वेशन में, अगर हाईएस्ट डिग्री किसी भी इक्वेशन में फाइनल में उसका एकदम फाइनल फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके एकदम फाइनल फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने के बाद अगर उसमें हाईएस्ट डिग्री x वाला बच रहा है तो वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। अगर नहीं बच रहा है तो वो क्या होगा? लीनियर या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक, तो अभी हम देखते हैं हमारा अगला जो टॉपिक है इसी चैप्टर में, वो उसके अकॉर्डिंग हम क्या सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उस चीज को। अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो तो पता चल गया, बट अभी हमें इन डिटेल में ये चीज समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं आपको कभी भी एक इक्वेशन लिख देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि मैं एक एक वैल्यू पुट करके चेक करूंगा, आप जानते हो कि fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्लास 9 में आप इतना सा नॉलेज लेकर के आए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x का जो भी वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद fx का वैल्यू 0 के इक्वल होगा। मान लो x का वैल्यू अल्फा रखने के बाद fx का वैल्यू किसके इक्वल हो रहा है? 0। तो इस अल्फा को मैं क्या बोलूंगा? 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के लिए जो 0 का काम करता है ना, वही इक्वेशन के लिए किसका काम करता है? रूट का काम करता है।
तो अभी हमें बेसिकली क्या निकालना है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी अगर मैं एक एक वैल्यू पुट करके यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ तो शायद ये मेरे लिए इम्पॉसिबल सा सिचुएशन हो जाएगा कि इतना इनफाइनाइट वैल्यू को मैं कैसे पुट करके चेक करूँगा। तो मुझे एक सुटेबल मेथड निकालना होगा जिस मेथड से हम आराम से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकें और डायरेक्टली इसका वैल्यू निकाल सकें। तो कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, मुद्दे का काम है कि यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर मेरा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप फटाफट इसको क्या कर दोगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख दोगे और यहाँ से x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर आप कमेंट करोगे आइदर दिस 0 और दैट 0, तो x का वैल्यू या तो -2 होगा या तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो x का वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब -2 यहाँ पे रख करके देखो, 4 - 2 इक्वल टू 0 आएगा, सेटिस्फाई करेगा, और 1 भी रख के देखो तो भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब दिस टू आर द रूट्स ऑफ that quadratic equation or these two are the zeros of the quadratic polynomial this। दो प्रकार से बोल सकते हैं, या तो ये दोनों के दोनों इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो है, या फिर ये दोनों के दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है। समझ में आया? ठीक है, तो अभी तो मैंने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज करके, जो मिड टर्म फैक्टराइजेशन होता है ना, उस प्रकार से हमने फैक्टराइज करके इसको सॉल्व कर दिया। बट इसका क्या गारंटी है कि हर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है, हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो दो लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर सकते हैं, उसका आपको कंफर्मेशन मिलेगा कहां से, वो तो आपको पता ही नहीं। समझ में आया ना? इसीलिए हमें एक और चीज सोचना पड़ता है जिसके थ्रू अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रहा है तो भी सॉल्व कर पाएंगे, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो भी सॉल्व कर पाएंगे। और वो जो मेथड है वो श्रीधराचार्य ने निकाले थे, इसीलिए उसको अपन बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो अभी इस चीज को, इस टॉपिक को जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, इस चीज को आप समझ गए होंगे, और उसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। अपना अगला जो टॉपिक है वो है अपना सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी अपन फोकस करते हैं। ठीक है, चलो, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं क्या है ना? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी अगर मैं बात करूं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें जो सबसे पहला मेथड आएगा वो क्या आएगा आपका, वो क्या आएगा, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ रहा है मेरे बात? ठीक है, पर वो तो आपको ऑलरेडी मैंने अभी सिखा दिया। ठीक है, कि उसमें तो कुछ थ्योरी पढ़ाने का है ही नहीं, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी आपको पता है कि अगर वो मिड टर्म फैक्टराइज हो रहा है तो ठीक है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देंगे। अगर नहीं हो रहा है तो हमें अभी जो करेंगे हम उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो करेंगे अभी उसका प्रूफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ की तरह ही आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, हर जगह पे फॉर्मूला लगा देंगे तो काम नहीं चलेगा। 3 नंबर आपको दिया जाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स को निकालो, तो उसके लिए आपको इस प्रूफ को अच्छे से समझना पड़ेगा जो श्रीधराचार्य ने कैलकुलेशन किया था। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए हम उस चीज पे अच्छे से नजर डालते हैं। ठीक, इनफैक्ट आप बाद में नेक्स्ट लेक्चर तक ये भी बता देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के ही बता सकते हो कि वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, उसमें डिस्क्रिमिनेंट वगैरह का चक्कर आएगा, मैं आपको सिखा करके दूंगा। ठीक, बट आज की क्लास में हम बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, और अभी जो हम बोर्ड पढ़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या फिर उसको कोई कोई परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी बोलता है। ठीक है, इसको कोई कोई परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और इस निकाला किसने था, श्रीधराचार्य नामक एक मैथमेटिशियन ने उसको निकाला। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो देखो, हमारा जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आया? जहां पे आपको ये पता है कि जब मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूं तब मुझे साथों साथ यहाँ पे a मस्ट बी नॉन जीरो बोलना पड़ेगा, अदरवाइज कहानी गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सोचते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी यहां से देखो, x है हमारा वेरिएबल, abc तो कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, abc तो कांस्टेंट है।
अभी हमारा काम है कि हम किसी भी प्रकार से यहाँ से क्या निकाल सके, x का वैल्यू निकाल सके। तो अब दिमाग लगाने के बारे में सोचो, ठीक है। अगर आप यहाँ से x निकालना चाहते हो, अगर आप यहाँ से x निकालना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, आपके पास यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहते हो तो इस चीज को आप परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस करो। बिना परफेक्ट स्क्वायर बनाए आपके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है ना, कैसे आप x तक पहुंचोगे, इम्पॉसिबल सा सिचुएशन हो जाएगा। समझ में आया ना। तो अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 टर्म है और 3 टर्म के फॉर्मेट में परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या तो a माइनस बी होल स्क्वायर। दो ही फॉर्मूला होता है ना परफेक्ट स्क्वायर का, जो 3 टर्म में आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर। समझ में आया। मतलब आप खेल को थोड़ा बहुत अभी समझने ही थे कि सर आप बोल रहे हो कि मुझे x निकालना है, अगर मुझे x निकालना है तो मुझे x का एक टर्म बनाना पड़ेगा, और x का मैं एक टर्म यहाँ पे कब बना पाऊंगा, जैसे मान ले a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a एक ही बार आ रहा है, बट उसको जब मैं एक्सपांड कर देता हूँ फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस ट्वाइस b प्लस b स्क्वायर, तब a उस जगह पे 2 बार आने लग जाता है, ठीक है। तो उस 2 बार को अगर मुझे एक बार में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर वो एक बार आ गया x प्लस समथिंग इक्वल टू समथिंग अगर आ गया तो x इक्वल टू माइनस करके उधर x का वैल्यू आ जाएगा, काम निपट जाएगा। जब तक x एक टर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक कहानी नहीं बनेगा। और आप ये समझ सकते हो अपना बेसिक फंडे को यूज करके कि x को यहाँ पे एक टर्म में कन्वर्ट करना मतलब x को परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो अगर आप x को परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बनाना चाहते हो तो आपके पास दो ही रास्ता है, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर 3 टर्म में दो ही फॉर्मूला मिलता है, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। अभी a माइनस बी होल स्क्वायर तो हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि सारी जगह पे प्लस है। तो हम किसके बारे में सोचेंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फंडा अप्लाई करने का यहाँ पे कोशिश करते हैं, मतलब वो चीज क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। कैसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, a को कॉमन ले लेते हैं, है ना। a को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये अपना आप में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये कहानी आप समझ रहे हो, उम्मीद करता हूँ पूरा समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, b डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, c डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू c, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया है ना। मैं यहाँ पे क्यों a को कॉमन लिया, a को इसीलिए कॉमन लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे a स्क्वायर वाला फंडा चाहिए था, और a स्क्वायर ये तभी बनेगा जब x स्क्वायर रहेगा, a हट जाएगा, इसीलिए a को कॉमन ले लिया। अभी आप जानते हो कि a नॉन जीरो है, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a नॉन जीरो होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एज a नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अगर a नॉन जीरो है बट स्टिल दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो है तो ऑब्वियसली रिमेनिंग वाला फैक्टर को जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जीरो इंटू नॉन जीरो ही जीरो हो सकता है, दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट तो कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इस चीज को जीरो होना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं एज a नॉट इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू एक्स प्लस c डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि सर आप तो फॉर्मूला बनाना चाहते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, बट 2 तो हमको यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो अगर 2 नहीं दिख रहा है तो हम करें क्या यहाँ पे? अगर 2 नहीं दिख रहा है तो आप 2 को खुद से इन्वॉल्व करोगे, ठीक है। इंट्रोड्यूस करो 2 को। a स्क्वायर तो बन गया तैयार है, तो प्लस 2 एक मैंने यहाँ पे लगा दिया वो फॉर्मूला बनाने के लिए, ट्वाइस ab का फॉर्मूला बनाने के लिए। a स्क्वायर प्लस 2, a कौन होगा, ऑब्वियसली x होगा क्योंकि ये a स्क्वायर का काम कर रहा है, तो ये x आ गया, ठीक है। अभी b जो होगा वो b आपको देख रहा है कि ऊपर जो है वो b बाई a इंटू एक्स है, बट यहाँ पे x तो आ गया, b बाई a नहीं आया, तो ऑब्वियसली b की जगह पे b बाई a ही आएगा, क्योंकि ये मैच होकर के ऊपर के इक्वल तो होना पड़ेगा ना। अगर इक्वल नहीं होता तो कैसे चलेगा काम, समझ में आ रहा है। तो ये b बाई a मैंने लिख दिया, ये b बाई a लिख दिया। अभी यहाँ पे एक 2 आपने एक्स्ट्रा लगा दिए थे, तो यहाँ पे भी तो एक 2 लगाना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे 2 नहीं लगाते हो तो ये 2 कैंसिल होकर के यहाँ पे इसके इक्वल नहीं आएगा। अगर ये 2 नहीं होता है तब तो ये 2b बाई एक्स 2b बाई a इंटू एक्स हो जाएगा, बट यहाँ पे तो सिर्फ b बाई a इंटू एक्स है, इसीलिए आपको यहाँ पे भी 2 लगाना जरूरी होगा। तो अभी ये a स्क्वायर बन गया, ये ट्वाइस a बन गया, ऑब्वियसली ये पूरा टर्म पूरा b बन जाएगा। तो अगर ये b बनेगा तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको b स्क्वायर का भी जरूरत है, तो b स्क्वायर को आपने इंट्रोड्यूस करा दिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। बट क्या ये b स्क्वायर ऊपर ओरिजिनल एक्सप्रेशन में था, आप बोलोगे नहीं। तो अगर ये नहीं था तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो ना, कांस्टेंट है, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर के ऊपर का इक्वल भी आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाले इक्वेशन की इक्वल ही है, बस इसको सजा रहा हूं मैं उस प्रकार से ताकि ये होल स्क्वायर बन सके।
परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो पाए। और लास्ट में आपको ऊपर वाले इक्वेशन में क्या प्रेजेंट था, c बाई ए, तो इसको लिख दिया प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। अभी इतना सा जो हिस्सा है वो हिस्सा मिलकर के क्या बनेगा, देखो x प्लस बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और ये जो पार्ट है उसको उधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है ना यहाँ तक। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूं, देखो x एक फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, x एक जगह पे आ गया, जो हमारा एम था वो पूरा हो गया। अभी हम स्क्वायर रूट करेंगे उधर और x का वैल्यू माइनस करके निकाल देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो क्या करेंगे यहाँ से कि x प्लस बी बाई ट्वाइस से उसका होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, एलसीएम ले रहे तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ से आप होल स्क्वायर है, आपको अच्छे से जानते हो कि अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू a होता है तो x का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस रूट a। प्लस माइनस आना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन में कितना आएगा, 2 आएगा, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, बोलिए सर कैसे आया, एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0 लिखते, एक्स स्क्वायर माइनस ए को लिखते रूट ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x प्लस रूट ए इंटू एक्स माइनस रूट ए इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 तो कोई भी 0 हो सकता है, इसीलिए x इक्वल टू माइनस रूट ए और प्लस रूट ए। समझते हो ना ये चीज, क्लियर है। तो अभी आप समझोगे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जब हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा और यहाँ पे रूट ओवर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 4a स्क्वायर, ठीक है ना, रूट ओवर तो सबके अंदर ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर रूट होकर के 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होकर के 2a होल स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a आएगा। समझ आता है। तो यहाँ से ये जो x स्क्वायर x का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a। यहाँ से मैं b बाई 2a को उस तरफ भेज रहा हूँ, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ट्वाइस a आ जाएगा। ठीक बात है। तो ट्वाइस a से मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आ गया, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आया वो कितना वैल्यू आया, एक तो प्लस दे करके आया और दूसरा माइनस दे करके आया, यानी कि एक वैल्यू आपके पास आया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a, सही है। और दूसरा में आपका x का वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a। समझ सकते हो, ठीक है ना। तो यहीं से आपको पता चल गया पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड श्रीधराचार्य ने कैसे सॉल्यूशन निकाले थे। समझ में आया ना, ठीक है। तो x का 2 सॉल्यूशन आया था और x का 2 ही सॉल्यूशन होना चाहिए था, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होगा, डिग्री 2 है तो 2 सॉल्यूशन होगा और 2 सॉल्यूशन हमने यहाँ पे निकाल दिया। समझ में आ रहा है ना। अभी इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, अगर जैसे पहले वाला इक्वेशन ही हमने कर लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज करके x का वैल्यू निकाले थे ना आपने माइनस 2 और 1, उसी चीज को अभी डायरेक्टली आप फॉर्मूले से कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 और c का वैल्यू कितना है माइनस 2। ये देखो c का वैल्यू कितना है माइनस 2। तो फॉर्मूले से अगर मैं करूं तो x का वैल्यू कितना होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस c। समझ में आ रहा है ना। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए कितना होगा 1 इंटू सी कितना हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए कितना 1। समझ में आया ना। तो माइनस 1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, तो रूट ओवर ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। तो एक आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस रूट प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर हो जाएगा 2 बाई 2 1 और इसका आंसर हो जाएगा माइनस 4 बाई 2 दैट इज माइनस 2। तो आंसर भी आपका एग्जैक्टली मैच होगा। समझ सकते हो ना। तो यही है इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन। श्रीधर ने ये फॉर्मूला निकाल करके हमारा बहुत हेल्प कर दिया। अभी हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर वो फैक्टराइज हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, फैक्टराइजेशन से कर लेंगे। अगर वो फैक्टराइज नहीं भी हो रहा है फिर भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और ज्यादातर केस में जब बोला जाएगा कि यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको सॉल्यूशन निकालना है तभी आप पूरा मेथड सॉल्व करेंगे, अदरवाइज तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करके ही एबीसी का वैल्यू पुट करके ये सॉल्यूशंस निकाल देंगे। ठीक है।
तो यहाँ से आपको पूरा परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो है वो क्लियर हो जाता है और ये समझ में आता है इस टॉपिक से, इस डिस्कशन से, कि कैसे श्रीधर ने वो कैलकुलेशन किया था और अभी हमारे सामने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आएगा तो हम उसको सॉल्व करने में पूरा सक्षम होंगे। कैसे? या तो हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे उसको, अगर वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो जरूरत ही नहीं है फैक्टराइजेशन के बारे में सोचने का, मिड टर्म फैक्टराइजेशन भूल जाइए, आप डायरेक्टली उसको फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में बोल के देता है यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड इसको सॉल्व करना है, तो इस प्रकार से आप लीडिंग कोएफिशिएंट को कॉमन लेकर के परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करके उस चीज को सॉल्व करके फाइनल दो सॉल्यूशन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही हो गया आपका बेसिक डिस्कशन अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मेथड्स है उसके बारे में। ठीक, तो देखो अभी हम जो सॉल्यूशन है उसके बारे में बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी अपन देखते हैं कुछ जो टॉपिक्स है, मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, ये तो मैंने जनरेट किया था, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कोई भी एक रैंडम इक्वेशन पिक कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 मत मानो आप, हाँ 5 ले लो, इक्वल टू 0 ले लो। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं एक बार फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और दूसरे बार अपन कर लेंगे एक बार कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो आप फटाफट एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देखोगे -10 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उस प्रकार से अरेंज भी कर सकते हो, 5 - 2 अगर आप लिख दोगे तो शायद आपका वो अरेंजमेंट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से x अगर कॉमन ले लेते तो अंदर 2x प्लस 5 आ जाएगा, और अगर -1 कॉमन ले लेते तो अंदर हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइदर आपका क्या होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और क्या होगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, या फिर यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपका इजी और सबसे आसान तरीका फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिए। अभी जो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इतना देर में सीखे उस चीज को एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। समझ में आया? देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला हमारा काम किया था कि हम जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसको कॉमन लेंगे, यानी कि 2 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। अभी 2 तो 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 होगा। तो नेक्स्ट लाइन पे आप इसी चीज को क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। ठीक है, अभी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है कि 2 का जरूरत है, तो 2 इंटू a कितना आ गया, x आ गया। तो अगर यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो b क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, बट एज आप यहाँ पे 2 लगा चुके हो तो नीचे एक और 2 आ जाएगा जो भी हो जाएगा 3/4। तो अभी आप कैंसिल आउट करके देखो कि यहाँ पे 3x/2 ही आ रहा है जो ऊपर के साथ मैच होगा। तो अभी ये a स्क्वायर हो गया, ये ट्वाइस ab हो गया, तो ये टर्म जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यह होगा आपका 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला बन चुका है पूरा, बट ये टर्म जो है ये ऊपर नहीं था तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया इस चीज को है, और साथ में -5/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी अगर मैं इस चीज को संभालने का कोशिश करूं तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये सारे कहानी को उधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 9/16 प्लस दूसरा हो जाएगा 5/2। अगर मैं एलसीएम लेने का कोशिश करूं तो ये 9 आ जाएगा और यहाँ पे 8 इंटू 5 40 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3/4 का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाई 16, और 49/16 7/4 का होल स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 7/4। यहाँ से एक बार आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -3/4 प्लस 7/4, और दूसरे बार आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -7/4 माइनस 3/4। समझ में आया? तो यहाँ से सॉल्व करके 4/4 यानी कि 1 आ रहा है, और यहाँ से सॉल्व करके आ रहा है -10/4 जो कि है आपका -5/2। तो यही दो सॉल्यूशन आया जो उधर आपको मिला था, यानी कि x का वैल्यू मिल रहा है 1 और x का वैल्यू मिल रहा है 5/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर आंसर, है ना? तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन जो है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक,
तो अभी एक और छोटा मोटा चीज़ आज की क्लास में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बट वो हम जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में और इन डिटेल में उसको अच्छे से कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो देखो एक और चीज़ अपन बात कर लेते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। जो थोड़ी देर पहले हम देखे थे आप कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 था, इसका जो सॉल्यूशन निकाला था वो क्या निकाला था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस। समझ में आया। अभी आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि पूरा चैप्टर में हम इस जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को क्या बोल के चलेंगे, d बोल के चलेंगे, जिसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, जिसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, पूरा चैप्टर में अपन इस चीज को यही बोल करके चलेंगे। इस प्रकार से अगर मैं x को रीडिफाइन करने का कोशिश करूं तो वो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, जिसका एक आंसर हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, और दूसरा हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। समझ में आया, क्लियर है ना। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट का प्रॉपर इंट्रोडक्शन, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac। अभी ये इतना काम का चीज है कि इसके ऊपर डिपेंड करके आप सारा चीज, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करके आप सारे कहानी बता सकते हो कि क्या इस इक्वेशन का रूट्स जो होगा वो रियल रूट्स होगा या फिर रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है ना। आप ये भी बता सकते हो कि रूट्स जो होगा वो दोनों रूट्स इक्वल होगा या फिर नहीं होगा। तो एनसीईआरटी मैथ्स के हिसाब से जितना पॉइंट्स जरूरत है, बाकी ये पूरा टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। बहुत सारी चीज है एक साथ, एनसीईआरटी हो या फिर ओलंपियाड हो, एडवांस मैथ्स हो, प्री आईटी फाउंडेशन या फिर आईटी का पॉइंट ऑफ व्यू तक, जहां तक जरूरत है सारे नेचुरल फ्रूट्स मैं अगले क्लास में आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके दूंगा। बट आज सिर्फ एनसीईआरटी के लिए जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है 10th का एनसीईआरटी में, उतना चीज के लिए मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। ठीक, तो अभी अगर मैं बोल देता हूँ देखो कि पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि d जो है ना वो ग्रेटर देन 0, इफ d ग्रेटर देन 0। ठीक है, तब क्या होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि d ग्रेटर देन 0 है, मतलब अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। d का मतलब क्या है, b² माइनस 4ac। अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव, और आप जानते हो कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव या फिर 0 डिफाइंड है, बट अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाएगा तो वो रियल नंबर में डिफाइंड नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में डिफाइंड है। ठीक है, रियल नंबर सिस्टम में उसको अपन अनडिफाइंड करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे आपको कि अगर d पॉजिटिव हुआ तो ये रूट d वाला क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगा, बराबर एग्जिस्ट करेगा। तब रूट्स जो होगा, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट बोलेंगे, विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी कि x का एक वैल्यू अगर आएगा माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, तो दूसरा वैल्यू जो आएगा वो माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए आएगा। ये दोनों के दोनों रूट d पॉजिटिव है तो रूट d एग्जिस्ट करेगा रियल फील्ड में, रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा। तो माइनस बी प्लस जब रूट डी करोगे तो वैल्यू कुछ और आएगा, और माइनस बी माइनस रूट डी जब करोगे तो वैल्यू कुछ और आएगा। मतलब इन दोनों केस का वैल्यू अलग अलग होगा, बट दोनों ही रियल नंबर होगा। इसीलिए d जब ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा समझ ही आ रहा है, क्योंकि ये डिफाइंड है और माइनस बी के साथ माइनस बी एक आंसर मानो माइनस बी का वैल्यू -2 आ गया या फिर 2 आ गया या फिर 5 आ गया, तो 5 के साथ अगर प्लस करूंगा कुछ तो अलग आएगा ना, और 5 के साथ माइनस करूंगा तो कुछ और अलग आएगा। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि ये डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट में हमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है वो अगर 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है, तो हम ये बोल सकते हैं देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल। अगर d का वैल्यू 0 हो गया तब तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा ना, प्लस माइनस। अभी माइनस बी प्लस 0 और माइनस बी माइनस 0 का तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, दोनों तो 0 ही मानेंगे। तब x का जो दोनों वैल्यू आएगा वो दोनों ही वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी बाई ट्वाइस है, और सेकंड वाले केस में जब माइनस 0 लोगे तो भी माइनस बी बाई ट्वाइस आएगा, और ये सारे के सारे क्या होगा, रियल। यहाँ पे एबीसी जो होता है वो तीनों के तीनों जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। एबीसी ऑल एबीसी आर रियल नंबर।
तो अगर एबीसी सबके सब रियल है तो ये पूरा पूरा चीज क्या होगा, रियल होगा। मतलब दोनों रूट्स जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि x का वैल्यू, x का दोनों वैल्यू ही रियल होगा और दोनों के दोनों इक्वल होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, दोनों के दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। लास्ट पॉइंट एनसीईआरटी का ये है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर लेस देन 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो सारे के सारे अगर लेस देन, सारे के सारे क्या बोल रहा हूं, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, तब आप सोचोगे कि अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तब तो ये क्या हो जाएगा, रूट टू आयटा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा ना। रियल नंबर सिस्टम में इस प्रकार की चीजें तो पॉसिबल है ही नहीं, तो तब हम क्या बोलेंगे, देन the roots of quadratic equation will be complex in nature, and always occurs in pair, मतलब देखो एक रूट अगर एक रूट आपको इस प्रकार से p प्लस आयटा क्यू के फॉर्मेट में दिख रहा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आयटा क्यू के फॉर्मेट में हो जाएगा। आयटा का मतलब क्या है कि अंडर रूट -1 जो होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, आयटा बोलते हैं, नाम देते हैं आयटा। बाकी आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे 11th में, उसका आप चिंता मत कीजिए, जो लोग 10th में पढ़ चुके हैं वो तो पढ़ चुके हैं। अंडर रूट -1 क्वांटिटी को अपन आयटा बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर d लेस देन 0 होगा, दोनों इस प्रकार से हमेशा रूट्स जो होगा वो इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा। तो मैं इसको आपको प्रूफ भी करके देता हूं, देखो जरा। मान लेता हूं मैं x का वैल्यू जो है वो क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय y से। समझ में आ रहा है। अभी b स्क्वायर माइनस 4ac तो नेगेटिव है, आपने बोल दिया सर कि b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, तो ठीक है, मैं b स्क्वायर माइनस 4 अगर नेगेटिव है तो इसको माइनस कॉमन लेकर के क्या लिख देता हूं, 4a माइनस b स्क्वायर लिख देता हूं। ये तो पॉजिटिव होगा ना, काम खत्म। अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस बी प्लस माइनस, एक बार तो आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 4ac माइनस b स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव है ना। अगर ये नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो ये तो रूट के अंदर पॉजिटिव, मतलब ये रूट तो डिफाइन करेगा, ये तो रियल होगा, ये तो रियल होगा। और उसके साथ एक और यहाँ पे -1 है ना, तो रूट ओवर -1 एक और आएगा जिसका वैल्यू में क्या लिखूंगा, आयटा लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 12। तो यहाँ से जो दो सॉल्यूशन आएगा वो किस प्रकार का आएगा, एक आएगा -b/2a प्लस रूट ओवर ऑफ 4ac माइनस b स्क्वायर बाय 2a इनटू आयटा, और दूसरा आ जाएगा -b/2a माइनस रूट ओवर ऑफ 4ac माइनस b स्क्वायर बाय 2a इनटू आयटा। तो इस जगह पे मैंने p प्लस आयटा क्यू जो लिखा वो इस चीज को मैंने क्या लिख दिया, p लिख दिया। देखो ये यहाँ पे दोनों जगह पे p है और इस चीज को मैंने क्या नाम दे दिया, q नाम दे दिया। मतलब यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, q है। तो एक बार अगर p प्लस आयटा क्यू है तो दूसरे बार क्या हो जाएगा, p माइनस आयटा क्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरे बात। एक बार अगर p प्लस आयटा क्यू हो रहा है तो दूसरे बार क्या हो जाएगा, p माइनस आयटा क्यू हो जाएगा। तो आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि एक बार अगर p प्लस आयटा क्यू है, दूसरे बार p माइनस आयटा क्यू कब होगा, जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स इसी को बोलते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयटा b है और दूसरा वाला a माइनस आयटा b है, जैसे आप रैशनलाइजेशन में करते थे, याद है ना। तो इस प्रकार का अगर होगा, एक प्लस एक माइनस, आयटा से पहले एक प्लस आयटा से पहले एक माइनस, तो इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं कभी भी एक बार क्लास में लिख देता हूं 2 प्लस 5 आयटा अगर है तो दूसरा क्या होगा, 2 माइनस 5 आयटा होगा, है ना। अगर मैं कभी भी बोल देता हूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो एक रूट 2 प्लस 5 आयटा है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, 2 माइनस 5 आयटा होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि एक रूट 5 आयटा प्लस 2 है, तो बच्चा कंफ्यूज होकर के लिख देता है 5 आयटा माइनस 2, जो कि गलत है। आपको मैंने बोला आयटा से पहले माइनस लगाओ, तो आपको लिखना क्या चाहिए था, दूसरा वाला होगा -5 आयटा प्लस 2। समझ में आया ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया ना। यहाँ पे देखो ना -5 आयटा प्लस 2 है ना, वो यहाँ पे सोच करके लग जाते हैं। यहाँ पे इसका पोजीशन का मतलब नहीं है, मतलब है आयटा से पहले प्लस और आयटा से पहले माइनस। इस प्रकार की चीजों को हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स बोलते हैं, है ना। कॉन्जुगेट एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, उसको कॉन्जुगेट बोला जाता है। एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो प्लस वाला माइनस का कॉन्जुगेट, माइनस वाला प्लस का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंडिंग अपॉन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका एप्लीकेशन क्या है सर, इतना देर जो आपने सिखाया उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका एप्लीकेशन यही है
कि आगे से जैसे मान लो, देखो जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेता हूँ, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेता हूँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको देख करके ही मैं बोल दूंगा कि इसका जो रूट्स आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएगा, वो कोई रियल नंबर नहीं आएगा। वो कितना काम का चीज है, आप सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करके देखोगे और मैं देख के ही बोल दूंगा। क्यों सर आपने कैसे बोल दिए, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो इसका, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, देखो ना ए बी सी तीनों के तीनों 1 1 है, तो ये 1 माइनस 4 माइनस 3 आ रहा है जो कि लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है तो रूट्स जो होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स होगा। अगर आप प्रूफ चाहते हो तो आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को तो फॉर्मूला से पता चलेगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से कितना आया माइनस 3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, तो ये कितना आया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयटा डिवाइडेड बाय 2 आया ना, वही चीज हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये देखो ना x का वैल्यू यहां से कितना आ रहा है, x का वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयटा बाय 2, तो ये क्या आएगा माइनस 1 प्लस रूट 3 आयटा बाय 2, और दूसरा क्या आएगा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयटा डिवाइडेड बाय 2 आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आप इस चीज का जो आइडिया है वो पहले से लगा सकते हो विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ रूट्स जो है उस टॉपिक का बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बट आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफी चीज पढ़ना होता है इस नेचर ऑफ रूट्स में, और वो सारी कहानी अपन अगले लेक्चर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 2 में इन डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। बट एनसीईआरटी का अगर मैं टॉपिक देखो क्लास 10th का तो वो मैंने कंप्लीट कवर कर दिया, ठीक है। अभी मैं एक बार बुक के और बढ़ जाता हूँ और देख लेता हूँ कि बुक में क्या क्या दिया हुआ है। मेरे ख्याल से कि बुक में 4 एक्सरसाइज है और उनमें से जितने भी प्रकार की चीजें दिया हुआ है सारी चीजें हमने कवर कर दिया, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो कि बुक में अगर और कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है तो वो सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स है, बट वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही बेसिक चीज है, वो आप बहुत बचपन से करके आए हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा दिक्कत होने वाला बात नहीं है। अगर आप चाहते हो तो करना चाहते हो, मैं पूरा बुक ही आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप कर सकते हो, पूरा कंप्लीट है और कुछ बताने का नहीं है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसके बाहर बहुत कुछ बताने का बाकी है। बाकी 3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे, इस हफ्ते को और आएगा 3-4 लेक्चर, ठीक है। तो उसमें हम कवर करेंगे उस टॉपिक को, बट आज के लिए मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ और यहाँ तक इसी में ही रख रहा हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, पूरा चैप्टर 4 एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। बाकी खैर मैं अगले क्लास में लेक्चर 2 में एनसीईआरटी का बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में करा के दूंगा, और हमारा जो अगला थियरी है नेचर ऑफ रूट्स हो या फिर कैसे हम गंदे गंदे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, या फिर आप और अगर बात करो किसी भी दूसरे प्रकार से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने से लगता नहीं क्वाड्रेटिक, बट कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करने से वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, 2 अलग अलग टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स, गंदे गंदे वर्ड प्रॉब्लम्स जो देख के पता नहीं चलता है उस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे कहानी है। जो रूट्स हमारे पास आया है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया है हमारे पास, 2 आया है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, और दूसरा है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, ठीक है। तो उस जगह से हमारे पास बहुत काम का एक और रिलेशन निकलता है, वो है आपका सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो आपका जो दो चीज है, यहाँ पे एक रूट आया और यहाँ पे एक और रूट आया। अभी मैं अगर इन दोनों को सम करना चाहता हूं तो आप देखोगे रूट डी बाई 2 है और रूट डी बाई 2 है, मतलब जैसे आप सम करके एलसीएम लोगे तो रूट डी कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस बी बाई ए। तो ये होता है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, ठीक है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं दोनों को प्रोडक्ट करूं तो कैंसिल आउट होकर के आपके पास आ जाएगा सी बाई ए, जो कि हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सम ऑफ रूट्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, नेचर ऑफ रूट्स हो गया, समझ में आ रहा है ना। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, फिर और भी छोटे मोटे पॉइंट्स आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, ट्राइफर स्क्वायर मेथड में और डिटेल में गंदे गंदे क्वेश्चंस, ये सारे चीज हम आज का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें एनसीईआरटी कवर हुआ है, बट एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाकर के हमें बहुत कुछ पढ़ना है और उससे 3-4 गुना पढ़ना है, तो वो बाकी सारी चीज हम अगले लेक्चर से कवर करेंगे। बट अभी अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट जितना आपको पढ़ाया गया है उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप साथों साथ मुझे कॉल कीजिएगा और अपना डाउट को उसी वक्त क्लियर कीजिएगा, या फिर टेलीग्राम के थ्रू आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपका जो काम है वो है आप पहले क्वाड्रेटिक को कंप्लीट करो जहाँ तक आप कर सकते हो, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर्ली होमवर्क देता जाऊँगा, ठीक है। और
अभी आप आज जहां तक पढ़ा दिया पूरा बुक ही आप कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। व्हाट प्रॉब्लम है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से ऑब्वियसली कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहा, इतना ही अपन सीखेंगे और अगले लेक्चर से हम बाकी पूरा इन डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा नेचर ऑफ रूट हो गया, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया, वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया, जो आपका सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये सब का कंसेप्ट, उसके एप्लीकेशन पूरे इन डिटेल में सारे कहानी बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ध्यान रखिए।